तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी ऐसे हैं जो हिमाचल के एक बहुत ही छोटे शहर से आए हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि हमारे को अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, बिकॉज आई फील 3 साल पहले मैं उस साइड थी एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अब भी मैं अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा कुछ सिखा पाऊंगी अपनी लाइफ जर्नी से। बहुत सुना है हमने कि यार डीयू के अंदर चले गए, इस कॉलेज के अंदर चले गए तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लेकिन क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको ग्रूम करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो रही होती है? सबसे पहली बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, स्पेशली मेरे कॉलेज की और भी अच्छे कॉलेजेस की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। वैसे से बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जामिनेशन जो इस भारत के हर एक बच्चे को मौका देता है इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने का। इस एग्जामिनेशन से पहले बच्चों के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने के। जो एक दूर दराज के एरिया में किसी गांव में बच्चा बैठा है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, अपने पास के शहर की किसी एक छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले ले। लेकिन CUET एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर एक बच्चे को, इंडिया के हर एक बच्चे को मौका देता है इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने का। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी ऐसे हैं जो हिमाचल के एक बहुत ही छोटे शहर से आए हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि हमारे को अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले वो दिल्ली तक नहीं आए थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप सभी को पढ़ा भी रहे हैं। यस, वेलकम योर इंग्लिश फैकल्टी आकांक्षा मैम उर्फ एना दी। थैंक यू सो मच सर। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, बिकॉज आई फील 3 साल पहले मैं उस साइड थी एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अब भी मैं अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा कुछ सिखा पाऊंगी अपनी लाइफ जर्नी से। यस मैम। मैम थोड़ा ना आपके बारे में बात करते हैं। जैसे CUET बच्चों को ना अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे आप जहाँ से आते हैं, हिमाचल के बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ तक आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची? और दूसरी चीज़, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि सर हमारे पास ना पहली चीज़ तो इन्फॉर्मेशन बहुत लेट पहुँचती है। जब रिजल्ट्स हो गए, फॉर्म फिलिंग हो गए, उसके बाद उनको लगता है अच्छा CUET को एग्जामिनेशन हुआ करता है, तो 1 साल का ड्रॉप लेता है बच्चा। दूसरी चीज़, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपने 3 साल पहले किस तरीके से इन चीज़ों को जुटाया था और आप तक पहुंची कैसी थी कि CUET नाम का कोई एग्जामिनेशन है और उसके थ्रू हम इतने वाइडर ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे CUET का पता चला था, मुझे मुश्किल से तब CUET में 1-2 महीने बचे होंगे, तभी पता चला था। एंड उस टाइम पे ना सर मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि मुझे इस छोटी जगह से बाहर निकलना है अपने करियर में कुछ अचीव करने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो भगवान अपने आप आपको ऐसे रास्ते दिखाते हैं। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी शॉर्ट्स, तो मैंने एक शॉर्ट्स देखा था फिजिक्स वाला का ही, जिसमें CUET के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा था। तो एट दैट पॉइंट मेरे को लगा कि ठीक है यार, अब मुझे इधर से तो बाहर जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत छोटी जगह और कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एग्ज़ाम करके देखते हैं। एंड मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि अब यही है जो है, क्योंकि सिर्फ इसी के थ्रू मैं इधर से बाहर जा सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ। एंड मेरे पास सर टू बी वेरी ऑनेस्ट और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। यस मैम। मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई और एग्जाम के बारे में सोचूं भी। तो दैट्स इट। तब मुझे CUET का एक रील से पता लगा, एक शॉर्ट से पता चला। उसके बाद अगर रिसोर्सेज की बात है, तो सर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ आप ऑफलाइन का सोच भी नहीं सकते। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आपको ऑफलाइन में ढंग की एजुकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी बात, सब पेरेंट्स भी ना थोड़े ऐसा लिटिल बिट कंजर्वेटिव रहते हैं। मतलब मेरी मम्मी बहुत कूल है अदरवाइज, बट आसपास के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है, तो कंजर्वेटिव रहते हैं, ऐसे बाहर इतना जाने नहीं देते। तो फिर मेरे को पता था कि जो है वो ऑनलाइन ही है, फ़ोन ही है मेरे पास अपना, जो कि मुझे कोविड टाइम्स में मिला था कि ठीक है इसी के थ्रू करना है। तो आई मेड श्योर कि जितने फ्री लेक्चर्स है यूट्यूब में अवेलेबल, मैं वो सारे देख लूँ। मुझे खुद से पढ़ना बहुत पसंद था, इंग्लिश वोकैबुलरी वगैरह, मुझे नॉवेल्स पढ़नी उस टाइम पे बहुत पसंद थी। एंड बस ऐसे ही ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ ही किया, बिकॉज मुझे पता था मेरे पास ऑफलाइन कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से देखो, एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ पता चली है कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बहुत ज़्यादा दूर दराज के एरिया में बैठे हैं, तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है बच्चों कि देखो ऑफलाइन कोचिंग्स है नहीं, ऑफलाइन मेंटरशिप है नहीं। CUET के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन मैम बहुत नया है ये। इसके अंदर आपको हर एक फेज़ के अंदर एक मेंटरशिप, एक टीचर और एक गाइडेंस चाहिए। फॉर्म फिलिंग से लेके, पेपर की प्रिपरेशन से लेके, फिर काउंसलिंग से लेके और आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वहाँ से लेके, मतलब एडमिशन तक आपको हर एक चीज़ एक गाइडेंस के अंदर करनी चाहिए। तो देखो मैम ने ये बोला है कि जो बच्चों को अभी तक लगता है ना कि यार अब क्या,
तो देखो मैम को भी बहुत कम टाइम पहले पता चला था। तो अभी भी आपके पास सही ऑप्शन है, सही अपॉर्चुनिटी है। अगर सही तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आप भी मैम की तरह किसी एक अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर, एक अच्छे कॉलेज के अंदर बैठे होंगे। तो मैम मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे अभी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि आप DU में एडमिशन लेने से पहले दिल्ली तक नहीं आए थे। तो सबसे पहला दिन, फर्स्ट डे इन दिल्ली, जब आपकी काउंसलिंग का डे आपको कोई याद हो, या फिर कोई ऐसा इवेंट आपको याद हो यार कि आपको लगा यार वापस जाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल्ली को सुन के ही स्पेशली छोटी जगहों में दिल्ली को सुन के ही बहुत ही हॉरिफिक लगता है पेरेंट्स को कि नहीं नहीं दिल्ली बिल्कुल अनसेफ जगह है, लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा अनसेफ जगह है। तो मुझे ऐसा था कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज मिल जाए, मतलब टॉप का कॉलेज मिल जाए, जिससे एटलीस्ट मैं बोल सकूँ कि ठीक है मुझे वहाँ जाना है प्लीज़। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई सर, हमारी क्लासेस में स्कूल में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं देखे होंगे मैंने अपनी लाइफ में क्लास में। इधर मैं आई और फर्स्ट डे जो इंडक्शन डे होता है उस दिन मुझे इतने सारे हज़ारों बच्चे दिखे, आई स्वेयर टू गॉड मेरे ऐसे लेग शिवर कर रहे हैं, हाथ शिवर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे ये तक पूछने में डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मेरा पर्टिकुलर बैच की, मेरे सेक्शन की क्लास या इनॉग्रेशन वगैरह कहाँ चल रहा है। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ना अभी भी बोलते हुए थोड़े ट्रेमर्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे याद आ रहा था फर्स्ट डे, पर बहुत डरावना था सर। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोप ही नहीं कर पाऊंगी इनसे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया कितनी आगे है यार, सब कितने एडवांस है, सब कितना कुछ सीख के आ रखे हैं। सो आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड और हर सेकेंड थॉट यही आता था कि यार यहाँ कर लूंगी, वहीं ठीक था, वहीं बेटर था। वहाँ पे ऐसा होता है सर बिल्कुल जैसे जब आप छोटे से स्कूल में होते हो, छोटे से शहर में होते हो, तो वहाँ पे एक अच्छा बच्चा होता है, उसको बहुत लाइमलाइट मिलती है कि यही बच्चा सब कर देगा, एंकरिंग कर देगा, डांस भी यही कर देगा, पढ़ाई भी यही करेगा, टीचर्स डे में सब ये कर लेगा। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे बेकार बच्ची हूँ जो एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं बहुत नर्वस थी और हर सेकंड थॉट घर वापस जाने का ही था। देखो मैं यही चीज़ मैम, बच्चों को 2022 से एग्जामिनेशन आ रहा है, शुरू हुआ है CUT का। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि CUT ना सच में जो आप सभी को अभी तक फील नहीं होता ना, वो इन सभी बच्चों को एम्पावर करता है कि आप कहीं पे भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड्स, आप इंडिया की सबसे बेस्ट कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। आप बोर्ड्स के अंदर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं लेकिन तब भी आप जा सकते हैं। क्योंकि देखो मेरे को जितना पता है, हमारे समय पे ही CUT का एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था। और उस समय पे, जैसे कि मैं अपना भी बताऊं, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अपने समय पे भी नहीं पता था कि DU कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज के अंदर उसमें कट ऑफ जाती हैं। तो जब हम कॉलेज के अंदर आए तो तब हमारे को पता चला कि यार उसमें ना DU के ना मिरांडा हाउस है, हंसराज है, SRCC है। क्योंकि मैं भी देहरादून से हूँ, छोटे शहर से हूँ मैं। तो अभी तो तब भी देहरादून बहुत लोग जाने लगे हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पे देहरादून को कोई नहीं जानता था, ठीक है। मसूरी तो तब भी जानते थे लोग, लेकिन देहरादून कोई नहीं जानता था। तो तब मुझे पता चला कि उसकी कट ऑफ्स भी उस समय पे, हमारे समय पे 99, 99.5 पे बंद हो जाती थी कट ऑफ्स। और अब जो बच्चा जो यूपी बोर्ड से है, जो उत्तराखंड बोर्ड से है, जो बिहार बोर्ड से है, जो राजस्थान बोर्ड से है, उनकी मार्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती ही है विद रिस्पेक्ट टू CBSE। तो अब हर एक जगह से बच्चा, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज से भी हो, तो वो CUT का एग्जामिनेशन दे। 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है, तो वो एग्जामिनेशन दे। और जैसे आप पहुंचे हैं, ऐसे आपके साथ कोई आपका एग्जाम्पल है कि यार वो बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से बच्चा आया था, लेकिन वो वहां तक अगर CUT नहीं होता तो वो पहुंच नहीं पाता। कोई आप ऐसा एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप मेरी क्लास में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बिहार के छोटी जगहों से हैं। हिमाचल का टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना कोई नहीं ही मिला अब तक, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चे जो बहुत छोटी जगहों से आए हुए हैं। बट ये वाली बात भी बिल्कुल सच है कि तुम्हें थोड़ा कोप करना आना चाहिए। और सर मैं आपकी ना एक बात से बहुत रिलेट करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है। हाँ, मुझे भी सेम मुझे भी ये लगता था। मेरे को नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे कॉलेजेस है। वो तो जब प्रेफरेंस लिस्ट भरने की बात आई तो फिर मैं प्रेफरेंस लिस्ट, फिर मैंने देखा इतने कॉलेजेस के ऑप्शन। फिर सर मुझे ढंग से याद है, मैंने ना 30 पेजेस के प्रिंट आउट निकाले थे। एंड इतना मेरे को याद है, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मैंने 2 दिन लगाए थे। ऐसे सुबह से शाम तक बैठी हुई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कॉलेज बढ़िया नहीं है। तो और फिर जब मैं उन लोगों से भी मिली जो मेरी तरह बहुत छोटी जगहों के हैं,
पहली बात, सब फर्स्ट डे सब बहुत डरे हुए, कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन जो थोड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हैं, थोड़े बेटर बैकग्राउंड्स के बच्चे, वो बहुत एक्टिव रहता है, टीचर से इंटरैक्ट करते हैं, और हम पहले दिन जाके लास्ट बेंच पकड़ लेते हैं कि यार बस हमें कुछ मत पूछो। तो ऐसे ही लास्ट बेंच में बैठी हुई थी, मेरी एक और दोस्त है, वो भी बिहार के बहुत छोटे गाँव से है, तो मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई, तो फिर उसका भी मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट यही था, यार हमारा नहीं हो पाएगा इधर कुछ, हम वापस ही चलते हैं। सो मैं उसे कहती कि यार अब आगे है तो देख लेते हैं। सो बहुत एग्जाम्पल्स है सर इस बात के, एंड आई फील CUET एम्पावर करता है। CUET सिर्फ एक कॉलेज नहीं दिला रहा, तुम्हें एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। ये देखो, मैं वही बोलता हूँ बार बार हर एक स्टूडेंट को, इस चीज़ को आप समझे, जब आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि CUT सही में आपको ना बहुत ऑप्शंस देता है। आप जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, या फिर कोई आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं आप, और आपको एक मौका देता है कि आप अगर जेई के अंदर नहीं होता, नीट के अंदर नहीं होता, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन, मैं फॉल बैक ऑप्शन भी नहीं बोलूंगा इसे, एक बहुत अच्छा ऑप्शन। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कि जेई नहीं हुआ, मेंस में दे दिया, तो मेंस के अकॉर्डिंगली वो जिस काउंसलिंग के अंदर बैठ रहे हैं, तो वो कभी कभी बीटेक कॉलेज के अंदर टियर 2 कॉलेज, टियर 3 कॉलेज के अंदर लैंड कर रहे होते हैं। टियर 2 तब भी मैं मानता हूँ किसी हद तक ठीक होते हैं, लेकिन वो टियर 2 के अंदर भी कुछ टॉप कॉलेजेस ही हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वह उतनी ही नॉलेज के साथ वो CUT का एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो वो इंडिया के, जैसे आप हंसराज से हैं, हिंदू कॉलेज, SRCC, शहीद सुखदेव, मतलब SRCC शहीद सुखदेव के तो मैम मेरे को पता है कि मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, पैकेजेस लगे हैं उनके 10-10 लाख, 12-12 लाख स्टार्टिंग पैकेजेस, और इनकी इंटर्नशिप्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आपसे भी एक बार डिस्कशन हो रहा था कि उनकी इंटर्नशिप्स ही उनकी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ की इंटर्नशिप्स होती हैं। तो इन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो CUT को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कीजिएगा। एक मेरे को आपके लिए क्वेश्चन आया है, एनामिस बिफोर हंसराज एंड अब आफ्टर हंसराज, डिफरेंस आप दोनों अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, उससे पहले वाली एनामिस और अभी वाली एनामिस? सर जमीन आसमान का फर्क है। आई एम नॉट इवन किडिंग जब मैं ऐसे कह रही हूँ, बिल्कुल। मतलब मैं कॉन्फिडेंट यहाँ आके हुई हूँ, मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी। मतलब अगर मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है, स्टेज पे बोल दिया, स्कूल के एनवायरनमेंट में बोल दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो, जिससे बिल्कुल जीरो कह सकते हो आप। मेरे से भी ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, मैं इस क्वेश्चन में ना सिर्फ स्माइल करती, मतलब इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी मैं एक पर्टिकुलर फेज पे। एंड दिल्ली आने के बाद, बी इट पर्सनालिटी, बी इट आपके बोलने का स्टाइल, बी इट ड्रेस सेंस, बी इट आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, A to Z आई वुड से मेरी यूनिवर्सिटी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर चीज़ का एक्सपोजर दिया है। एंड अगर आप मुझसे 3 साल पहले मिलते तो आप मेरे को भी नहीं पहचान पाते भाई कि मैं ही हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कॉलेज के अंदर ऐसा क्या होता है कि क्या, मतलब बच्चों, मैं भी खुद क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, कि बहुत सुना है हमने कि यार DU के अंदर चले गए, इस कॉलेज के अंदर चले गए, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लेकिन क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको ग्रूम करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो रही होती है? ओके सर, तो सबसे पहली बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, स्पेशली मेरे कॉलेज की और भी अच्छे कॉलेजेस की, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, वैसे से बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है। दूसरी चीज़ सर, वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं बच्चे को इंक्लाइन कर रहे, ठीक है पढ़ने ही आए हो तो पढ़ोगे तो सही तुम, बट उसके अलावा सोसाइटीज़ तुम्हें वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट ईयर से दे सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। मतलब हर चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको कॉलेज में ही मिलेगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो ठीक है, इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, आप होस्ट कर लो। आपको UPSC के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, IAS ऑफिसर्स खुद कॉलेजेस में आते हैं, स्पीकर सेशंस होते हैं। जो भी फील्ड आपको पकड़नी है ना, उसके लिए वहाँ पे 1000 लोग आपको बताने के लिए बैठे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से कि ये बात भी सच है कि बिगड़ने वालों को बिगाड़ने वाली चीज़ें भी बहुत होती है, बट आपको अगर अच्छा रहना है तो आपको अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड मेजर चीज़ होती है सोसाइटीज़। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि कॉलेज आए हो, पढ़ाई ठीक है, सोसाइटीज़ पक्का से ज्वाइन करो। सोसाइटी बना सको तो वो और बड़ी बात है, और बढ़िया बात है। सो आई वुड से कि ऐसा अच्छा सर्कल बनाओ अपना जब तुम दिल्ली में आ गए हो। फिर जब तुम इंटर्नशिप करोगे, जब तुम सोसाइटीज़ का पार्ट होगे, जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करोगे, जब तुम फैकल्टीज़ के साथ उनके प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारा 100% चेंज होगा, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। मैम एक छोटा सा ये डाउट आया कि फैकल्टीज़ के साथ कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो फैकल्टीज़ हैं कॉलेज के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर, जैसे उनका ही प्रोजेक्ट कोई है तो उसमें काम करेंगे तो शायद आपका CV भी बढ़ता है उससे। Absolutely. क्योंकि आपको फर्दर आपको अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे वो भी मिलेंगी। तो किस तरीके से उसमें काम करना पड़ता है?
तो सर बेसिकली जो फैकल्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स लिखने में बच्चों को हेल्प करती हैं। उसके अलावा जो फैकल्टीज है वही सोसाइटी की कन्वीनर भी हैं। अब वो कन्वीनर है तो फिर तुम उनके साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो, तुम उनके साथ स्पीकर्स को बुला सकते हो, तुम उनके थ्रू हर चीज़ A to Z सीख सकते हो। तो बेसिकली इवन फैकल्टीज बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बच्चे आगे से आके खुद इनिशिएटिव्स ले, खुद से वो आके बोले कि मैम हमें रिसर्च पेपर में हेल्प कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है सर। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में उधर तुम हो जो हो, इट्स लाइक तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनो, टीचर खुद पे पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। बिल्कुल। देखो मैं ये चीज़ें तो जो एक खुद DU के अंदर पढ़े हैं तो वही देखो वो एक्सपोजर बता सकते हैं। हमारे को पता है कि मैम बीइंग अ मेंटर फॉर CUT कि ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो जैसे आपने इंटरनेशनल चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पे आपके टीचर्स का खुद का थीसिस वगैरह चल रही होती हैं। तो देखो यार ये चीज़ ना मैं आपको बोलूँगा कि ये आपको ना कोई भी चीज़ ना पैसों में नहीं दे सकता। ठीक है, कि आप सोचें कि ठीक है कि मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लूँगा या फिर मैं किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर लूँगा। मैं कहता हूँ देखो अगर तुमने एक अच्छा अटेम्प्ट दिया CUT का ना, कॉलेज मिलना ना मिलना वो तुम्हारी लक है, लेकिन एक अटेम्प्ट देना मैं मानता हूँ कि देना चाहिए। और अगर बाय चांस तुम किसी अच्छे कॉलेज के अंदर लैंड कर गए तो आपको इन सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें आप थ्रू आउट योर लाइफ कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप ये कभी भी खरीद नहीं सकते मेरे हिसाब से। और मैम जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे CUT के अंदर मैं 3 फेजेस मानता हूँ जो डिफिकल्ट होते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बच्चों की हो चुकी है। मेंटरशिप हम लोग दे ही रहे हैं स्टूडेंट्स को। जैसे आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो प्रेफरेंस लिस्ट, जो काउंसलिंग, बच्चा सोचता है ना पेपर हो गया मेरा एडमिशन हो गया, इनको ये नहीं पता कि नहीं अभी भी बहुत काम बाकी है। तो थोड़ा सा आप प्रेफरेंस लिस्ट का बताइए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई ऐसा रियल टाइम एग्जाम्पल आपके पास हो कि जिन्होंने गलती से मतलब रैंडमली कुछ भी भर दिया और वो बहुत अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकते थे लेकिन किसी अच्छे कॉलेज के अंदर लैंड नहीं करे। और कुछ कन्फ्यूजन्स कि जैसे कुछ नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है ना कॉलेज के, तो ये सारी चीज़ें। सब पहली चीज़ मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम का रोल 10% है और प्रेफरेंस लिस्ट का रोल 90% है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है सर। आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना रहे हो? मैंने खुद 2 दिन मतलब सुबह से शाम में प्रेफरेंस लिस्ट में ही लगी हुई थी 30 पेज प्रिंट आउट कराने के बाद। तो सर ये मेरी एक फ्रेंड का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो DU में 2 कॉलेजेस है, एक है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, एक है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। बस ये है जो फर्स्ट मैंने बताया SGTB वो नॉर्थ कैंपस में है, SGND ऑफ कैंपस में है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम उसे लगा कि ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। हाँ। तो उसने वो उठा के 3rd नंबर पे रख दिया और वहीं पे फ्रीज। उसने वहाँ पे उसको वो वाला मिला, उससे ऊपर जो 2 कॉलेजेस थे वो बहुत NIRF रैंकिंग हाई वाले थे। उसने उसके बाद अपग्रेड भी किया तो अपग्रेड हुआ नहीं, तो उसको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, बट अपनी इस छोटी सी मिस्टेक के कारण उसको सेटल होना पड़ा ऑफ कैंपस के कॉलेज के लिए। हाँ। तो देखो यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए जब प्रेफरेंस लिस्ट स्टार्ट होंगी ना बहुत 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 ज़्यादा एग्रेसिव आपके लिए हम लोग हेल्प करेंगे, सेशंस लेके आएंगे। लेकिन आप लोगों को भी ना बहुत अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, क्योंकि बच्चा, मेरे को लगता है मैम कि ना जब ये आपका CSAS पोर्टल खुलता है ना तो बच्चा सोचता है फटाफट भर दूंगा, और फटाफट नहीं भरना होता, एक दिन के अंदर नहीं भरना होता। आपको ना बहुत रिसर्च करनी चाहिए, आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च करनी चाहिए। आपको जो भी टीचर्स, जितने भी टीचर्स आपको मिले उनसे बात करें, उनसे 5-5 मिनट 10-10 मिनट का जितना भी टाइम आपको मिलता है उनसे डिस्कशन करें। कोई आपको अपना उस कॉलेज का कोई एलुमनाई मिल जाए उनसे बात करें, उसके थ्रू ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया, तो देखो आपको ऑप्शन नहीं देता, या तो आप 1 साल ड्रॉप करें या आप उसी कॉलेज के अंदर सेटल हो जाएं। अब बच्चा 1 साल ड्रॉप करने से अच्छा सोचता है कि चलो ठीक है उसी कॉलेज से हम कर लेते हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है CUT का कि आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज तक पहुंच पाएं, बेस्ट कॉलेजेस तक पहुंच पाएं, बेस्ट कोर्सेज तक पहुंच पाएं, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वहां पे मेरे को लगता है कि एक छोटे से मिस्टेक ना आपको पूरी लाइफ रिग्रेट रहेगा जिस चीज का। ट्रू सर। और प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सर बहुत टायरिंग है, बहुत दिमाग ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है ऐसे।
तुम्हें मैनुअली ऊपर नीचे करना पड़ता है, तुम्हें कॉलेजेस का पहले रिसर्च करना पड़ता है। दूसरी गलती सर जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो होता है कि वो ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि मेरे को यही यही कोर्स चाहिए बस। हाँ हाँ तो वो हाँ। सिर्फ उस कोर्स के ऑप्शंस भर लेंगे एंड बाय चांस उस पर्टिकुलर कोर्स, जैसे पॉल साइंस ले लेता है, उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई, तो फिर उन्हें कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा अगर उन्होंने और कोई कोर्स ऐड ही नहीं किया अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत गलत है। एंड इसी वजह से मैं थोड़ा सा और पीछे आऊँ तो बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि रिजिड होता है, नहीं यार मेरे को सिर्फ डोमेन्स ही चाहिए, मुझे फिर लैंग्वेज ही चाहिए, मुझे सिर्फ जीएटी नहीं पढ़ना, जीएटी पढ़ना है। तो ये देखो ये चीज़ें ना आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। एंड सेम थिंग, अभी चलो फॉर्म तो फिल हो गया आप सभी का, लेकिन जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आएगी तो उसके अंदर हम लोगों को, मेरे को लगता है सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ जितनी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर सकते हो, जब डीयू का है तो डीयू में तो हर कॉलेज को भरो, हर कॉलेज को भरो। मेरी खुद 170 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट थी, 170। हाँ, तो वही आप सोचें, तभी अब मैं वही कह रहा हूँ, देखो एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर किसी एक छोटे शहर में भी हैं, लेकिन आपका माइंडसेट है कि नहीं कुछ मुझे ज़िंदगी में फोड़ना है, मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है, जैसे कि मैम का था। और मैम तभी देखो इतनी ऑड्स के अगेंस्ट भी मैम यहाँ तक आई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम थोड़ा सा आप बताएंगे कि जैसे आप दिल्ली में, ठीक है आपने सेटल डाउन हो गए, लेकिन कभी आपको थ्रू आउट द ईयर आपको लगा कि यार काश मैं वहाँ होती, अपने घर के पास, अपने पेरेंट्स के पास होती तो शायद सही रहता, या फिर हर समय यही लगा कि यार बहुत सही डिसीजन है? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को दिल्ली आके फ्रीडम फील हुई है। मेरे को दिल्ली आके फील हुआ है कि ठीक है मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मेरे को पता है कि अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है, अभी जो शुरू हुआ है, तो आई नो बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है। बट दिल्ली आना आई वुड से मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन अभी तक का मेरे को लगता है, क्योंकि जितनी मेरे को इतनी फ्रीडम यहाँ मिली है, इतनी इंडिपेंडेंस फील हुई है, वो वहाँ कभी नहीं हो सकती। एंड सर होता है जब फेस्टिवल्स वगैरह होता है, बाई चांस मैं किसी रीज़न से घर नहीं जाऊँ, फिर तो आती है सर मम्मी की याद बहुत ज़्यादा। बट आई फील मैं अभी बहुत इस चीज़ में हूँ कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड मम्मी भी खुश तभी होंगी, मम्मी और घर की ओवरऑल कंडीशंस भी तभी अच्छी होंगी जब मैं अपने करियर में अच्छे से कुछ कर पाऊंगी। सो याद आती है। बट आई फील मेरे को दिल्ली एज अ प्लेस, माई कॉलेज बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतनी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया। और मैम स्टूडेंट्स को क्या, मतलब जो बच्चे सोचते हैं यार ठीक, मतलब मेरे हिसाब से बच्चों को ये रहता है ना कि हम घर के पास रह लेंगे तो यूपीएससी की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाएगी, हम घर के पास रह लेंगे तो मेरी एसएससी की तैयारी मैं फर्स्ट ईयर से शुरू कर दूंगा, मैं बैंकिंग की तैयारी फर्स्ट ईयर से शुरू कर दूंगा। अगर वो ही बच्चा जिसको सही में एक जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो अपने घर से या फिर अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर ली और वो अपने घर में बैठा है और वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है और वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उन दोनों की प्रिपरेशन में, उन दोनों की पूरी जर्नी में क्या डिफरेंस रहता है? सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है तो ये पर्सनल चॉइस। बट दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगती है, स्पेशली अगर मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो सर जब घर पे होता है तो फिर घर के काम में हेल्प करा दो, इधर ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो तुम ना अपने करियर के लिए अपने लिए कम ही टाइम निकाल पाओगे। पूरे टाइम घर वाले ये करने को बोलेंगे, वो करने को बोलेंगे। सिमिलरली लड़कों के केस में होगा कि ये जाके ले आ, वो जाके ले आ, तो तुम्हारा टाइम वहाँ पे भी किल होता ही है। दूसरी बात, बहुत स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कि घर वाले खाना दे रहे हैं, खा रहे हैं, उतने में ही चलता है। फिर तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड सर कोई कंपेटिटिव एग्जाम ले लो, बीट यूपीएससी, बीट एसएससी, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स है। एसएससी की भी अगर मैं बात करूँ, अगैन अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इनिशियली उन्होंने भी 1 साल का ड्रॉप लिया था ये सोच के कि वो अपने घर के पास के किसी कॉलेज से कर लेंगे एंड फिर पढ़ाई, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर पे। अगैन पर्सनल डिसीजन। फिर जब वो यहाँ आए, अगैन शी इज़ इन हंसराज, तो हंसराज में बहुत ज़्यादा, नॉट जस्ट हंसराज, हर डीयू के कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्पीकर सेशन होता है। तो जब इतने ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स खुद कॉलेज आ रहे हैं, तुम उनसे 1-on-1 बात कर सकते हो, तो तुम्हें बेटर गाइडेंस तो मिलेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड सर ये कहते हैं ना कि एक छोटी जगह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें किसी बड़ी जगह एंटर करना है। तो इस चीज़ में तो मेरा बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल मैम, ये चीज़ तो मैं बार बार हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपके पास ना सही में ऑप्शन है, एंड एक्सप्लोर इट। पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें कि जिससे आप अपनी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट कर पाएँ। चाहे आप डीयू नहीं भी हो, बीएचयू भी बहुत अच्छी कॉलेज है यार,
आपका AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, आप मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप चले जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। एक और अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आकांक्षा जो एक छोटे शहर से बहुत डरी हुई लड़की, और अब एक एना मिस जिसने एक अपनी एक सोसाइटी भी बिल्ड करी है, तो वो वाली जर्नी कैसे रही? कब का आपको थॉट आया कि मेरे को अपनी सोसाइटी बिल्ड करनी है, और वो सोसाइटी का क्या काम है, एंड कैसे क्या क्या आपके उसके अंदर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी? तो सर अगर मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको और एलाबोरेट करके बताऊँ तो इट्स लाइक मेरा चाइल्डहुड काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है, आपको पता है, मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी हैं। एंड देन जब एक छोटा बच्चा 6 साल की एज में अपने एक पेरेंट को लूज़ कर दे, सो आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज जस्ट 6 years old, तो फिर सोसाइटी तुम्हें बहुत वेज से टॉर्चर करती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो सर भूल जाओ। मेरे को ना आज भी याद है सर, मेरे स्कूल में ना जैसे सारे बच्चे न्यू बुक्स लेके आते होते थे, लेकिन मैंने हमेशा सेकेंड हैंड बुक से पढ़ा है, तो मैंने ऐसे छुपा छुपा के पढ़ती होती थी जिससे किसी को दिखे ना कि मेरे पास पुरानी बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी ऐसी वाली चीज़ें थी, और इनके कारण सर कॉन्फिडेंस ना अभी मैं हंस के बता पा रही हूँ सर, बट उस टाइम में बहुत ही सहमी सहमी रहती थी इन रीजंस के कारण। फिर सर जब मैं यहाँ आई उसके बाद फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर मेरा, मैं बता ही नहीं सकती आपको सर कितना अजीब रहा है। उस टाइम पे मैं ओवरवेट भी थी बिकॉज पढ़ाई के कारण बहुत पढ़ा बहुत खाया, तो बहुत मोटी भी हो गई थी। तो सर पहले बॉडी इमेज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, दूसरा कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तीसरा कोई कुछ भी बोल दे रहा बिल्कुल दिल पे लगा लेनी है वाली बात की। और मैं सब ऐसे पूरी क्लास से, मतलब DU में हो जाता है ऐसे 90 100 110 बच्चों की क्लास, तो मैं एंटर हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम सबसे ही खराब बच्चा हो यहाँ पे, जिसने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कुछ कर ही नहीं सकती। फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही गया, सेकंड सेमेस्टर में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ज़्यादा देर तो चल नहीं सकता। अब यहाँ आई हूँ सर, DU में ना कॉलेज की फ़ीस चाहे कब हो, बट रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा था कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम। तो उसके बाद जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी तब इतना सोसाइटीज़ ऑलरेडी उसमें हो चुकी थी, जितने बच्चों को उन्हें लेना था, मैंने किसी का ऑडिशन नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था अगैन कि इतनी सोसाइटीज़ भी है, मैं इतनी सोसाइटीज़ का पार्ट हो सकती हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो फिर सर फर्स्ट ईयर एंड हुआ, सेकेंड ईयर में मेरे को बिल्कुल ऐसे हो गया कि ठीक है, अगर सोसाइटी नहीं तो मैं खुद की सोसाइटी बना दूँगी। तो फिर लकीली मेरे को एक सीनियर मिले गौरान, और गौरान ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के लिए। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ टीचर्स जिनको मैंने अपना आइडिया पिच किया कि मैं अपनी सोसाइटी बना लूँ, उन्होंने कहा खुद सोसाइटी का पार्ट रही हो, मैंने कहा नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे कैसे बना लोगी। फिर सर मेरे को जितनी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसी की जीमेल मिली हो, मैंने सबको मेल कर दिया कि आई वॉन्ट टू हेड योर सोसाइटी। मतलब ऐसा होता है यार कि मेंबर, हेड और फिर कोर। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन मैंने 9 सोसाइटीज़ के इतने इंटरव्यूज़ दिए कि मैं 9 सोसाइटी की हेड बन गई। तो फिर अब मैं दोबारा टीचर पे गई कि लो बन गई हेड, अब बनवा दो मेरी सोसाइटी, क्योंकि बिना टीचर के नहीं बना सकता अब। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर दैट्स हाउ हवाना आई। हवाना बनाने के लिए बहुत स्टेप्स लगे हैं, बहुत मल्टीपल लेवल से जाना पड़ता है। तुम्हें अगर सोसाइटी बनानी है तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम एग्जैक्टली करोगे क्या। सो इवेंचुअली हवाना बनी। हवाना जब बन रही थी मुझे याद है वी स्टार्टेड, ऐसा मैं हूँ और मेरे साथ ठीक है 1-2 लोग और है, लेकिन सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। मतलब मैं जो एक सोसाइटी रन करते हैं सर, मिनिमम 150 बच्चे मिनिमम होते हैं एक सोसाइटी में, मिनिमम 150 बच्चों का काम हम अकेले कर रहे हैं। तो वो सब करके जैसे तैसे सोसाइटी फॉर्म हुई, बहुत मज़ा आया पर मुझे उस प्रोसेस में, चाहे मुझे 6-6 7-7 बजे तक कॉलेज रुकना पड़ा, पर बहुत फन था सोसाइटी बनना। इवेंचुअली जब सोसाइटी फॉर्म हुई तो आई वॉज वेरी रिजिड कि भाई, अब इसे थोड़ा पार्शल होना कह सकते हैं, बट मैं बहुत रिजिड थी कि मेरी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी उन्हीं बच्चों को मैं ज़्यादा दूंगी जो बहुत छोटी जगहों से है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मेरी तरह अंडर कॉन्फिडेंट है। फिर मैंने अपनी सोसाइटी के हेड्स वही बनाए जो मुझे लग रहा था कि जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है मेंटोरशिप की। तो फिर या फाइनली वो रजिस्टर हुई 2 सक्सेसफुल इवेंट्स के बाद। मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ, तो एक छोटे शहर की लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी कि जो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ना चाहती है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट आप आए हो यहाँ तक, राइट। तो अभी आप कुछ स्टूडेंट्स को, जो एक चाहे बीट कोई बहुत छोटे शहर से कोई बच्चा बैठा है या फिर कोई एक बड़े शहर में भी, मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको ना शायद ना कुछ एक हमेशा ना सेकंड हैंड एक्सपीरियंस मिला है, मतलब स्कूल में बुली हुए हैं, स्कूल में मतलब किसी टीचर ने उनको किसी
क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा तो हो रहता है, देखो पार्शियलिटी रहती है कि अच्छा ठीक है कोई एक स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उसी के थ्रू उससे ही करवाते हैं हर चीज़, क्योंकि वहाँ पे किसी एक स्टूडेंट के अंदर अगर जो थोड़ा सहमा सा है, डरा हुआ सा है, तो उसके ऊपर वो काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार ठीक है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है मैं डरता हूँ अभी, मुझे नहीं आती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे कोई सिखाएगा तो मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो वही, चाहे छोटे शहर का बच्चा हो चाहे बड़े शहर का बच्चा हो, तो आपके जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो आप उससे क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि देखो आप भी 2 या 3 साल पहले वहां थे, तो इस दौरान जो आपने चीजें सीखी हैं, और अगर आप अभी वहां होते या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन वहां होता तो आप उनको किस तरीके से गाइड करते कि कॉलेज के अंदर, कॉलेज तो ठीक है प्रेफरेंस करनी है, लेकिन और भी क्या क्या चीजें करनी चाहिए लाइफ के अंदर उसे? सर पहली बात मैं इस बात से बहुत रिलेट कर सकती हूँ कि बुलिंग होती है, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने 9th और 10th सॉर्ट ऑफ ये फेस किया है। मतलब आई वुडंट से एग्जैक्टली बुलिंग, बट हाँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा गैंग अप करते हैं तुम्हारे अगेंस्ट, बहुत बुरा बोलते मतलब वो हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो हाँ, बुलिंग नहीं होती, बट हाँ मतलब उस उम्र में बुलिंग, मेंटल हेल्थ हाँ थोड़ा खराब होता है। और एक सोशल मीडिया का एक्सपोजर जब से आया है तब से साइबर बुलिंग सॉर्ट ऑफ, मतलब लोग ग्रुप बना रहे हैं तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तब इतनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, इतना पता ही नहीं होता कि इनमें रिएक्ट कैसे करे। तो बुलिंग आई वुड से मैंने सॉर्ट ऑफ फेस करी है स्कूल में। तो मुझे पता है कि सर मैं तो एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मैं कुछ भी बहाना मार दूंगी, यार मम्मी मेरे को पढ़ाई घर पे ही करनी है, मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है। बट वो मेरी मम्मी को दिख गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो ऐसे थोड़े टाइम में सॉर्ट हो गई थी चीज़ें। तो सर मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि पहली बात, तुम पे ना कोई तब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा जब तक तुम अपने लिए स्टैंड लेना नहीं शुरू करोगे। बिल्कुल सही बात है मैम। तुम्हें खुद को चाहे अंदर से कितना डर लग रहा हो, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को अभी डर नहीं लग रहा, मेरे को अभी भी बहुत डर लग रहा है, बट तुम ऐसे अपनी शक्ल से मत दिखाओ कि ठीक है मुझे डर लग रहा है। दूसरी चीज, अगर तुम्हें किसी से कुछ सीखना है ना, बिल्कुल भीख मांग के सीख लो, बट सीख लो। ऐसे कोई अभी कुछ किसी ने ना, मैंने ना तुमने, हम लोग सब एक ही लेवल पे, हमने इतना कुछ बड़ा अचीव नहीं किया कि हम बहुत बड़े हो गए, एंड थ्रू आउट लाइफ कोई इतना बड़ा बन भी नहीं जाता। तो अगर तुम्हें किसी से कुछ सीखना है, प्लीज करके सीखो, हाथ जोड़ के सीखो, पैर पकड़ के सीखो, बट सीख लो, क्योंकि जब तक सीखोगे तब तब ही ग्रो करोगे। तीसरी चीज, यस बोलना सीखो अपॉर्चुनिटीज को। बहुत ज्यादा बार हम ये करते हैं कि खुद को पोटेंशियल पे सबको डाउट होता है, मुझे भी सर बहुत पोटेंशियल पे डाउट था ही, अब भी बहुत बार हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि मैं यस बोल रही हूँ हर चीज को जो मुझे करनी है, हर अच्छी चीज जो मुझे सीखना है। जितना यस बोलोगे उतना एक्सपोजर मिलेगा, उतना लोग तुम पे ट्रस्ट करने लगेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तुम थोड़ा सा भी अचीव करते हो, बी इट आप छोटे शहर के हो तो कुछ छोटी अचीवमेंट मान लो, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हो तो आप अगेन वहां तो थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल्स में चलता है, तुम थोड़ा सा अचीव करते हो तो लोग जेलस होते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है। अब हर कोई आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, इवन जिसे आप फ्रेंड बोल रहे हो वो भी आपका फ्रेंड नहीं है, ये मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है। तब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त पता नहीं। तो बस यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, इनिशिएटिव्स लो, हर चीज को यस बोलो, और जब सीखना है ना तो बस सीखना है, फिर कोई ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं बड़ी हूँ या कुछ नहीं है। और मैम एक चीज़ और, ठीक है आपने बहुत सारी चीज़ें करी, अपना खुद की सोसाइटी भी बनाई, DUI, अच्छा इंग्लिश का करियर आपने कैसे चूज़ किया, कि आपकी मतलब उसमें भी कोई आपके ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पे आपको लगा यार नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें, या इंग्लिश में आपको स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था कि इंग्लिश आप पहले से ही बहुत पढ़ते थे, मतलब किस तरीके से आपने करियर अपॉर्चुनिटी सुनी? तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप एक छोटी जगह होते हो तो आपका थोड़ा हल्का वैसा एक्सेंट होता है। तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे मेरा एक्सेंट भी नहीं था पहले, आप मुझसे पहले बात करते मेरा ये एक्सेंट ही नहीं था। मतलब अभी अगर आपको हल्का सा भी कुछ टोन सही लग रही है, तो पहली बात सर आई वुड से मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। मुझे पता था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, तुम पता है सर मिडिल क्लास फैमिली से आने का डीमेरिट और मेरिट दोनों ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर भेज दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि ठीक है मुझे ट्रस्ट करके भेज दिया, अब उसके आगे खुद देखना है। अब दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है टू स्टे, तो मेरे को ऐसा था कि यार अब पैसे तो चाहिए है, क्योंकि खुद का जो भी खर्चा वगैरह है मुझे चाहिए था मैं स्टार्टिंग से खुद निकालूं। तो मैंने फर्स्ट ईयर से अर्न करना शुरू किया। अब फर्स्ट ईयर से ऑनलाइन क्लासेस ही लोगे, तो मैंने जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जितने मुझे दिखे मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया। अब इनिशियली मैंने अप्लाई किया, सर यू वोंट बिलीव, मैंने हाफ एन आवर की क्लास का लेजिट 50 रुपीज से कमाना शुरू किया। 50 रुपये आधे घंटे की क्लास, जो कुछ भी नहीं होता आई नो,
बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैं थोड़ा बहुत करके कमा रही हूँ तो ठीक है। इनिशियली जब मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी ऑनलाइन, तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे 3 घंटे बैठ के एक पीपीटी बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, और उसके बाद जब मैं क्लास ले रही हूँ तो वो 1 घंटे की क्लास में पहले के 15 मिनट ही खत्म हो गए। अब पूरे 45 मिनट्स बचे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड जो लोग होते हैं वो जज बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी बैड रिमार्क्स गए तो कोई नहीं, वो तो चलो हो गया। फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ औरों का कंटेंट यूज़ करना। तो सर मैंने ये चीज़ देखी थी, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया था, कि आप चाहे बड़ी जगह से हो चाहे छोटी जगह से हो, सबको ग्लॉसोफोबिया होता है, पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट, तुम्हें इंग्लिश में ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन खराब, टेंस खराब, तो कुछ बोलो ही मत। मेरे साथ भी सेम हुआ है बहुत बारी। तो मुझे समझ आ गया था कि पहले खुद ही की इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैं लेजिट ऐसे करती थी सर कि बहुत देर तक खुद की इंग्लिश इंप्रूव कर रही हूँ, बोल बोल के शीशे के आगे, हद से ज़्यादा मेरी रूममेट परेशान हो रही है, पर मैं अपने में ही लगी हुई हूँ। मैं शैडोइंग बहुत करती थी, जैसे कि अगर आप मान लो मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्रियंका चोपड़ा की वीडियो देखी, तो मैं उसे पहले स्लो करूँगी, फिर मैं उनके जैसा बोलूँगी, फिर मैं बहुत ज़्यादा शैडोइंग करने लगी, फिर उनकी स्पीड से मैच करके बोलना। एंड देन धीरे धीरे करके मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मैंने सेलिब्रिटीज़ को पढ़ाया है, मैंने बहुत बड़े बिजनेस प्रोफेशनल्स को पढ़ाया है, पब्लिक स्पीकिंग टू बी मोर प्रिसाइज। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स जो प्रिपेयर करे उन बच्चों को 1-on-1 क्लास दी है। तो ऐसे धीरे धीरे करके शुरू हुआ, मतलब शुरू तो फर्स्ट ईयर से ही हो गया था। पर सर ऐसा आप ये कह सकते हो कि फिजिक्स वाला तक पहुंचने के लिए 2.5 साल मिनिमम मेहनत लगी है। हाँ, तो देखो जो भी बच्चा सोच रहा होगा ना कि यार कॉलेज निकलते ही ये फिजिक्स वाला का अपॉर्चुनिटी शुरू हो गई, नहीं, उससे पहले 2.5 साल मैम ने अपने आप को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के अंदर बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके खुद से, जैसे मैम ने खुद बोला है अपनी कि उन्होंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। तो वो 2.5 साल का जो मैं बोलूँगा फ्रूट है वो ये है ना। True, sir. और जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं मैम, उसके जो वोकैबुलरी के आप अराउंड करते हैं, अब मैं सही में ये चीज़ सोचता हूँ कि शायद से अब बहुत ही कम बच्चों के पास ये वाला एक्सपोजर है, फिर ये वाला कंटेंट है जो एक ही चीज़ से वो इतनी सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ आपके मेरे को उन वाली छोटी छोटी वीडियोस होती है, सबसे पहली चीज़ तो उनमें मुझे ये अच्छी चीज़ लगी है कि उनके अंदर आप बहुत सारा कंटेंट, और वो मजाक से पढ़ाते हो आप, मतलब मजे से पढ़ाते हो कि बच्चे की कोई कहानियां बता दोगे, जैसे कैट वाला आप कुछ बता रहे थे कि जैसे हम लोग बचपन में कोई कहानी सुनते थे तो उससे रिलेट करके, तो ये सारी चीजें आपने किस तरीके से, मतलब आपको, मतलब अभी तक आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? सर मैं जब भी अपना कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे टीचर से पढ़ना पसंद करूँगी, मुझे क्या कंटेंट अच्छा लगेगा। मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, सर वर्ड पढ़ लेते भूल जाते हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि जब तक हम ट्रिक नहीं लगाएंगे ना हर चीज़ में, तब तक वो दिमाग, ये रूट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत कॉमन है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि एक रूट वर्ड से 10 वर्ड्स पढ़ा दिए, बट मैं ट्राई करती हूँ एक रूट वर्ड से 10 वर्ड्स है ना तो 10 स्टोरियां हैं जिनसे उन्हें वो समझ एग्जैक्टली, आएगा। स्टोरीज। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जिनसे वो समझेंगे कि ठीक है ये वर्ड दिमाग में रहे। तो आई मेक श्योर सर वो अगर वो 1 मिनट की क्लिप है, वो 1 मिनट की क्लिप का कंटेंट प्रिपेयर करने में मिनिमम 15-20 मिनट मेरे को लगता है कि सोचने में कि क्या बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड ये चीज़ मैंने करनी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, इसलिए अब ईजी लगता है, अब बहुत जल्दी जल्दी ट्रिक्स बन जाती है। बट स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत ट्रिक्स बनाने का ट्राई किया है। सही है मैम। और अभी जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगी लास्ट, जिनके अभी एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे हैं, और आगे अब वो क्या करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें? क्या वो टाइम बहुत कम बचा है या फिर वो अभी भी कर सकते हैं? और जो अभी काउंसलिंग वाला पार्ट है वो तो फिर हम जब काउंसलिंग होगी तब हम वो चीज़ें बताएंगे बच्चों को। तो सर मुझे सबको ये कहना है कि टाइम अभी जितना भी है तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, राइट, यू जस्ट हैव प्रेजेंट। तो अभी के टाइम को यूटिलाइज करके काम करना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी चीज़ सर, बहुत बार मुझसे बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, बीट मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं कि घर वाले ट्रस्ट नहीं करते, घर वाले और कामों में इन्वॉल्व रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप उधर से बाहर ही तब निकल पाओगे अगर आप मेहनत करके CUET में अच्छा स्कोर करके कॉलेज में आ जाओगे। सो बहुत अच्छे से मेहनत करो, कॉन्फिडेंट रहो, नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। सर ये चीज़ ना मेरी बहुत इफेक्टिव है। इवन मैं इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाती हूँ जिसमें मैं एनालिसिस कर रही हूँ, तो जो भी मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं मैं वो नोट करती हूँ। तो मेक श्योर करना चाहिए बच्चों को तुम मिस्टेक नोटबुक पढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले हाथ पैर सबके ही फूलता है, किसी को नहीं समझ आता कि क्या करे। तो बस वो मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करे अच्छे से, फिर एग्जाम देखे, एंड उसके बाद जो होगा होगा, तो वो बेस्ट टर्न होगा ही अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी है। सही बात है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि आपको इस वाले
पूरे की पूरी कॉन्वर्जेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड आप भी, यू नेवर नो कि थोड़े टाइम के बाद आप भी यहाँ बैठे हों, है ना। एंड आई विश कि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हों। अभी तो हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन तो होगा ही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप इस पोजीशन पे बैठे हो, ठीक है। एंड पढ़ाई करते रहें, कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड सेकेंडली, बहुत जल्दी मैम की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। एग्जामिनेशन की टेंशन है, एग्जामिनेशन की टेंशन से नहीं होगा, लेकिन हाँ काम करने से होगा। बैकलॉग्स, मैम बच्चे बहुत बार बार बोलते रहते हैं बैकलॉग्स बन गई हैं, तो मैं उनको एक शब्द में बोलता हूँ, भाई पढ़ाई करो। अब आपको लगता है कि कोई टीचर या फिर कोई मेंटर आपको ये बोल देगा कि ये कर लो वो कर लो, भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको, जैसे ओवर टाइम होता है ना जॉब्स में, तो वैसा ही यहाँ पे आपकी पढ़ाई है, वो ओवर टाइम करो उसको। कि अगर आपका 6 घंटे का आपका टाइम टेबल है, तो उसे 9 घंटे का बनाओ, उसे 10 घंटे का बनाओ। बैकलॉग सिर्फ पढ़ाई करने से खत्म होने वाली है, राइट। तो आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा बच्चों। एंड आई होप मैम आपके लिए भी आपको कोई और चीज़ आपको ऐसी कन्वे करनी है कि जो बच्चों को लगता है कि आपने लाइफ में सीखा है, उसे फेज किया है, और उसको अब आप बच्चों से कन्वे करना चाहती हैं, और आपको मतलब बच्चों को हेल्प हो उससे। सर मुझे बस इतना कहना है कि आई नो मेरे भी करियर की स्टार्ट है, मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है, पर अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ ना, तो तुम जेन्युइनली यहाँ पे आ सकते हो। तुम जितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो सब मैंने फेस करी ना, तो बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। और बाकी तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उसके अलावा बस मेहनत करो यार, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलेगा ही। बिल्कुल, ठीक है। तो आज की मैं बोलूँगा इस कॉन्वर्सेशन में बातें यहीं तक ख़त्म करते हैं। एंड आप सभी को बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इनसाइडर्स आपको मिले होंगे। जैसे मैम ने आपको बोला है कि आप अपनी मिस्टेक नोटबुक्स बनाएं। किसी चीज़ में आपकी जैसे कमी है, जो आपको लगता है कि मैं बोल नहीं पाता, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो जैसे मैम ने आपको बोला है शैडोइंग करना, कि वीडियोज़ को आप थोड़ा सा स्पीड कम करें, फिर उसकी तरह से बोलें, और फिर कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करें, शीशे के सामने बोलने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही चेंज होने वाली है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंटर्स आपको मिल रहे होंगे। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ लगती है जो मैम ने बहुत अच्छे से आपके लिए कन्वे की है, और आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। एंड फिर नेक्स्ट कन्वर्सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिलते हैं। एंड आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।